हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में, खूब स्वाध्याय करिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे खिलजी काल की, और इसमें हम लोगों ने बात की अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रशासनिक सुधारों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहाँ मैंने आपको बताया एक तो दीवान ए रियासत या दीवान ए रसालत, ठीक है ना। तो व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उसने एक नवीन विभाग की क्या की थी, उसने जो है स्थापना की थी। दूसरा था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक मैंने आपको बताया गुप्तचर अधिकारी या विभाग को भी जो है इसको क्या कहा जाता था, बरीद ए मुमालिक कहा जाता। मुनही या मुनहियन, सूचना देने वाला अधिकारी, ठीक है ना, जो कि बरीद ए मुमालिक के नीचे अधीन रह करके क्या करता था, कार्य करता था। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सैन्य प्रशासन के बारे में। एक के प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग अभी जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सैन्य प्रशासन की, सैन्य प्रशासन की। ठीक है, देखो सुनो भाई, सैन्य प्रशासन की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का जो गठन है वो दशमलव पद्धति के आधार पर किया, ठीक है ना। टुकड़ियां बनाई उसने दशमलव पद्धति के आधार पर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा शासक जिसने सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, साथ ही साथ उसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में लगभग 4,75,00,000 सैनिक हुआ करते थे, और सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक था। देखिएगा कि सेना का गठन, सेना का गठन जो है दशमलव पद्धति के आधार पर, ठीक है। मैं एक बात लिख देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान, प्रथम सुल्तान था जिसने सेना का गठन दशमलव पद्धति के आधार पर किया। आगे बात समझ क्लियर है ना। सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य याद रखना है इस चीज को कि सैनिकों का हुलिया रखना, सैनिकों का हुलिया वे घोड़े दागने की प्रथा चलाई, घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। और नेक्स्ट बात कि प्रथम सुल्तान जिसने अपनी स्थायी सेना रखी, प्रथम सुल्तान जिसने अपनी स्थायी सेना रखी, अपनी स्थायी सेना,
और स्थायी सेना भी कितनी, 4.75 लाख रखी। ध्यान रखना, स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? स्थायी सेना को हास्म ए मुर्तब, हास्म ए मुतर्रब, है ना, मुर्तब कहा जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, स्थायी सेना रखने के पीछे कारण क्या था? स्थायी सेना रखने के पीछे कारण था, एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति, और दूसरा चीज क्या बेटा जी, ध्यान रखना कि वो मंगोलों के आक्रमण से बचना चाहता था। ठीक है, सेना में जो भर्ती की जाती थी वो की जाती थी आरिज ए मुमालिक, किसके द्वारा? आरिज ए मुमालिक नामक अधिकारी के द्वारा सेना में भर्ती की जाती थी। सेना में भर्ती अधिकारी, सेना में भर्ती करने वाले अधिकारी को, सेना में भर्ती करने वाले अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। सेना में भर्ती करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक, याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि स्थायी सेना रखने वाला व्यक्ति था। सेना की जो भर्ती प्रक्रिया था हालांकि आपके लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, सेना में जो भर्ती करने की प्रक्रिया थी वो मुस्तब कहलाती थी। ठीक है ना। साथ ही साथ पहला ऐसा व्यक्ति था जो मैंने आपको बताया कि जिसने अपनी सेना को जो है वेतन देना प्रारंभ किया था। क्या करना? वेतन। ठीक है, सेना को वेतन देना प्रारंभ, नगद वेतन देता था। और यदि देखो यहीं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या चीज, यदि घुड़सवार सैनिक है, ठीक है, तो घुड़सवार सैनिक को 234 टंक का वेतन देता था। कितना? 234। घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक, ठीक है, इस घुड़सवार सैनिक को वेतन कितना मिलता था? 2, 3 और 4 टंक का, 234 टंक का वेतन देता था। आगे बात समझ क्लियर है। वहीं यदि हम बात करें पैदल सैनिक की, तो पैदल सैनिक को कितना मिलता था? 78 टंक का, 78। पैदल सैनिक, पैदल सैनिक और पैदल सैनिक को कितना वेतन दिया जाता था? 78 टंक का वेतन दिया जाता था। कौन देता था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। अब देखिएगा, थोड़ी सी हम लोग सैन्य प्रशासन के ढांचे की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान देना यहां पर कि सुल्तान सर्वोच्च सेनाधिकारी होता था। खान, सुल्तान के नीचे कौन? खान, खान के नीचे मलिक, मलिक के नीचे अमीर, अमीर के नीचे सिपह सलार। ये इसका प्रमुख पद क्रम, पद सोपान था। ठीक है ना। तो पद सोपान, पद सोपान कैसे है कि सबसे पहले कौन होगा? सुल्तान। कौन होगा? सुल्तान। सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च सेनाधिकारी कौन होता था? सुल्तान। सर्वोच्च सेना अधिकारी। ठीक है,
फिर उसके नीचे सुल्तान के नीचे ध्यान रखना खान। सुल्तान के नीचे कौन था? खान। सेना का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था? खान। सेना का प्रमुख। सेनाधिकारी, या इसको हम सर्वोच्च सेनापति भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसका। तो सुल्तान के नीचे कौन आएगा? खान। खान के नीचे मलिक। मलिक। मलिक के नीचे आता था आपका अमीर। कौन? अमीर का पद होता था। और फिर अमीर से नीचे सिपा सलार। सिपह सालार कौन आता था? सिपह सालार। तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया? आपका पद क्रम हो गया है। क्या हो गया है? पद क्रम हो गया है। आगे बात समझिए, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की, और वहीं पर हम लोग बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली की। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार क्या क्या उसने आर्थिक सुधार किए? तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनता है, वो प्रश्न आपका बनता है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर के। बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली? क्यों लेकर के आए? इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वस्तुतः ध्यान रखना कि इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। आपके काम की चीज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं थोड़ी सी कुछ। जैसे बर्नी का ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। उल्लेख कहां मिलता है? बर्नी का ग्रंथ है, क्या नाम है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, कहां पर मिलता है? तारीख ए फिरोज शाही में उल्लेख मिलता है। खुसरो खजाइन उल फतू इस्लामी का ग्रंथ है, फतू उल सलातीन। ठीक है, और इब्न बतूता की रहला। इब्न बतूता ठीक है, इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाता है इसलिए महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता की रहला, यहां पर इसका जो है क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात समझिए। उद्देश्य क्या था इसका? तो बर्नी कहता है कि कम खर्च के ऊपर अधिक सेना रखना। बर्नी क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि उसके कम खर्चे पर भी अधिक सेना रख दी जाए, इसलिए जो है ये इसने इस प्रकार का कार्य किया। दूसरा, यदि हम बात करते हैं खुसरो ने खजाइनुल फतूह में क्या लिखा? उसने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर के आया था वो वस्तुतः प्रजा हित के लिए प्रणाली लेकर के आएगा। दूसरा चीज देखो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सैन्य प्रशासन में सुधार करने के पीछे कारण क्या था? एक तो साम्राज्यवादी नीति बताई मैंने आपको, साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि मंगोलों का आक्रमण हुआ करता था, तो मंगोलों से रक्षा करने के लिए उसको विशाल सेना की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसने स्थायी सेना रखी। और सेना के रखरखाव के लिए कम वेतन पर भी जीवन यापन। आप सोचे ना, 234 टंका वार्षिक में क्या होता है? ठीक है, कुछ उनका जीवन नहीं चल पाता था, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर के आया। और यहाँ पर वो 4 प्रकार के बाजार स्थापित कर देता है, ताकि सैनिकों के लिए, न केवल सैनिकों अपितु प्रजा के लिए भी था वस्तुतः, है ना। तो उनके लिए उनकी कम कीमत पर भी उनके जीवन को चलाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है, उन चीजों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो उद्देश्य की यदि हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग? उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना कि कम खर्च पर अधिक सेना रखना। कम खर्च पर अधिक सेना रखना।
कम खर्च पर अधिक सेना रखना। ये इसका एक तरीके से पूरा का पूरा सबसे बड़ा मोटिव कहता है। और ये बात कही किसने है? बर्नी के अनुसार है ये बात। किसके अनुसार है? बर्नी के अनुसार है ये बात। उसने बर्नी ने कही है कि साहब मंगोलों का आक्रमण था लगातार, ठीक है, और इसलिए विशाल सेना रखता था, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, एक काम और हुआ। क्या काम हुआ कि दक्षिण भारत में जब उसने विजय प्राप्त की तो वहां से उसको अथाह धन मिला। ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको समझना। दक्षिण भारत में जब उसने विजय प्राप्त की तो दक्षिण भारत की विजय में मैंने आपको कहा कि मदुरई जो आक्रमण था वो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा जो है सफल अभियान माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है? बहुत ज्यादा धन मिला वहां से, तो मुद्रा का प्रसार बढ़ा। मुद्रा का क्या हुआ? प्रसार बढ़ा। प्रसार का मतलब लोगों के पास मुद्रा बहुत ज्यादा आ गई। प्रसार का मतलब समझते ना आप लोग? अब जब मुद्रा का प्रसार बढ़ा तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। भाई पैसा जब बहुत ज्यादा आ जाए किसी के पास में, सबके पास में, तो इस स्थिति में क्या होगा? मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, वस्तुएं महंगी होगी। वस्तुएं महंगी होगी, और महंगी हुई तो क्या, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब चीजों को नियंत्रण करने के लिए, इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थान एक दाम प्रणाली, एक स्थान एक दाम, ये नीति अपनाई। अर्थात एक देश एक मूल्य, जो कि वर्तमान की जीएसटी के समान है। जीएसटी में क्या होता है? सभी के ऊपर टैक्स एक जैसा कर दिया। एक देश एक मूल्य वाली बात हो गई ना। तो एक तरीके से यदि हम बात करें, एक तरीके से हम लोग बात करें किसकी, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी एक तरीके से जीएसटी का जनक माना जा सकता है। ये लॉजिकल प्रश्न बनता है आपका, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना कि एक देश एक मूल्य की नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई, ठीक है। एक स्थान एक दाम की नीति अपनाई, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दक्षिण विजय के बाद मुद्रा का प्रसार बढ़ा, अतः वस्तुएं महंगी हुई। मतलब मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का अवमूल्यन बोल सकते हैं इसको। अतः वस्तुएं महंगी हुई। और इन्हें नियंत्रित करने हेतु एके ने एक स्थान एक दाम, एक स्थान एक दाम की नीति अपनाई। अर्थात एक देश एक मूल्य, जो कि वर्तमान की जीएसटी के समान था, जो कि वर्तमान की जीएसटी के समान था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर?
तो ये ध्यान रखना, वर्तमान के जीएसटी के समान नीति किसने अपनाई थी? दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखोगे। इतिहासकार मोरलैंड, ठीक है ना, ये इतिहासकार मोरलैंड ने एक कथन कहा, बहुत शानदार कथन कहा। उसने कहा कि वो बर्नी के कथन का एक तरीके से वो क्या करता है, समर्थन करता है कि वो स्थायी सेना और विशाल सेना रखना चाहता था, और उस विशाल सेना को भी वो कम खर्चे के ऊपर उनकी जीवन गुजारा करने वाली सारी चीजें व्यवस्थित रूप से प्रदान करना चाहता था। इसलिए मोरलैंड ने एक बात कही कि अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि 4.75 लाख की सेना उस समय में रखना बहुत बड़ी बात है, उसने कहा कि यदि सामान्य वेतन पर भी इतनी विशाल सेना रखता, सामान्य वेतन के ऊपर भी यदि इतनी विशाल सेना रखता, तो उसका सारा का सारा जो धन वो अगले 5 साल में समाप्त हो जाता, क्योंकि वेतन चुकाने में उसका तो पूरा का पूरा धन खत्म हो जाता। इसलिए उसने सैनिकों का वेतन कम किया, परंतु उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, इन वस्तुओं का मूल्य नियत कर दिया, अर्थात फिक्स कर दिया। ये कार्य था इसके पीछे, और वस्तुओं का मूल्य नियत करना ही, इसी चीज को उसने क्या कहा, बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा। क्या कहा? बाजार नियंत्रण प्रणाली। आगे बात समझ, वापिस सुनो। मोरलैंड क्या कहता है कि इतनी विशाल सेना का प्रबंधन करने के लिए, इतनी बड़ी सेना का प्रबंधन यदि वो एक सामान्य वेतन के ऊपर भी करता, तो अगले 5 सालों में उसका पूरा का पूरा वेतन समाप्त हो जाता। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने यह किया साहब कि उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करवाई, एक देश एक मूल्य वाली चीज लागू की, और सेना को कम वेतन भी दिया, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ में सैनिकों की दैनिक आवश्यकता की पूरी करने के लिए, ताकि वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ले, उसके पास कुछ पैसा भी बच जाए, ठीक है, इसके लिए उसने क्या कर दिया, उसने वस्तुओं का मूल्य नियत कर दिया, और यही मूल्य नियत करना क्या कहलाया? आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली कहलाया, ठीक है। आगे बात समझिए। अब देखो, यहां से प्रश्न आएगा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कौन कौन से बाजार स्थापित किए थे, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। पहला आपका बाजार गल्ला ए मंडी, सबसे सफल बाजार माना जाता है। प्रश्न, बेसिक सा प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के बाजार स्थापित किए। पहला बेसिक प्रश्न तो आपका यही बोलता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था, या दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो उस स्थिति में याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा आपका प्रश्न यह भी बन सकता है कि उसने कितने प्रकार के बाजार स्थापित किए, तो ध्यान रखना कि 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए। कौन कौन से? गल्ला ए मंडी, सबसे सफल कौन सा था? गल्ला ए मंडी। दूसरा सराय ए दल। तीसरा कौन सा था? घोड़े और मेवसी, और जो दास हुआ करते थे उन दासों का क्रय विक्रय करने के लिए। और चौथा जो बाजार हुआ करता था वो कौन सा था? आपका सामान्य बाजार। केवल आपको इतना ही, केवल 4 ये नाम ही याद रखने, बाकी इसमें कुछ भी आप लोगों को नहीं करना। चलिए बताता हूं कि एक ने निम्न 4 बाजार स्थापित किए। कौन कौन से 4 बाजार? नंबर 1 गल्ला ए मंडी, नंबर 2 सराय ए अदल, नंबर 3 घोड़े मवेशी,
वे दासों के क्रय विक्रय का बाजार। ठीक है। नंबर 4 सामान्य बाजार। कौन सा? सामान्य बाजार। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि सबसे सफल कौन सा था? सबसे सफल बाजार था क्या होता था इसमें? क्या होता था इसमें? ध्यान रखना कि विभिन्न प्रकार के अनाज, विभिन्न प्रकार के अनाज सरकार द्वारा नियत मूल्य पर बेचे जाते थे। इसका जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था सहना ए मंडी। मुखिया को क्या कहा जाता था? ध्यान रखना बेटा, मोस्ट प्रश्न बनता है यहां से कि गल्ला बाजार या गल्ला ए मंडी का मुखिया कौन होता था? सहना ए मंडी। सहना ए मंडी। ठीक है, आ गई बात समझ में? गल्ला मंडी सबसे सफल था। विभिन्न प्रकार के अनाज सरकार द्वारा नियत मूल्य के ऊपर बेचे जाते थे। मुखिया क्या कहलाता था? सेना ए मंडी कहलाता था। और सबसे पहले सेना ए मंडी बनने वाला व्यक्ति कौन था? आपको कबूल हो गई ना सारी बात? मलिक काबूल। मलिक काबूल। कौन? मलिक काबूल। आगे बात समझ क्लियर है? तो मलिक काबूल, मलिक काबूल प्रथम सेना था। ठीक है, फिर बात करें नंबर 2। तो देखो नंबर 2 क्या है? सराय अदल। क्या चीज? सराय अदल। याद रखना कपड़ा बाजार था ये। ठीक है ना? क्या था ये? कपड़ा बाजार। कपड़ा बाजार था। अनाज वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया। साम्राज्य के कपड़ों के निर्यात के लिए विदेश से आयातित माल के बाजार के लिए कौन सा था? सराय अदल। और सबसे बड़ी बात क्या? सरकारी सहायता प्राप्त था। मतलब क्या है? सब्सिडी मिलती थी। क्या मिलती थी? सब्सिडी मिलती थी। अब उसके पीछे कारण था। क्या कारण था? कि मुल्तान से रेशम के कपड़े आते थे। मुल्तान से रेशम के कपड़ों का जो है क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। अब ये रेशमी कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे, बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे, तो सामान्य व्यक्ति खरीद नहीं पाता था। इसलिए क्या करा एके ने यह किया कि उन मुल्तान के जो व्यापारी थे, उन मुल्तान के व्यापारियों को खुद सब्सिडी देता था और उन्हें ये कहता था कि भाई आप इसकी ये जो कीमत है, आप इसकी कीमत ये रखोगे, बाकी का आपका जितना जो पैसा बनता है वो कौन देगा? मैं दूंगा। तो ध्यान रखना एक तो कि सरकारी सहायता प्राप्त बाजार कौन सा था? सराय अदल। कौन सा था? सराय अदल। विदेशों से आयातित माल के लिए बाजार था ये। विदेशों से
आयातित माल, ठीक है। और एक चीज इसमें ये याद रखना कि सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, सरकारी सहायता, देखो वापिस ध्यान देना, बहुत बेसिक से साधारण से प्रश्न बनते हैं। गल्ला मंडी सबसे सफल था, विभिन्न प्रकार के अनाज यहां पर बेचे जाते थे, ठीक है। मुखिया क्या कहलाता था, सेना मंडी, सबसे पहला सेना कौन था, मलिक काबुल। सराय अदल कपड़ा बाजार होता था, विदेशों से आयातित माल के लिए ये वस्तु था, ठीक है ना, कपड़े आते थे। सरकारी सहायता मिलती थी, जैसे हम क्या बोलते थे, सब्सिडी। वर्तमान में जैसे गैस के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती क्या, ठीक इसी प्रकार से क्या चीज है, वर्तमान से जो सब्सिडी मिलती है उसी आधार पर पाकिस्तान मुल्तान से रेशम के कपड़ों का आयात होता था। इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना, एक केवल और केवल बात दिमाग में याद रखनी कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग मुल्तान के जो रेशमी कपड़ा व्यापारी जो थे उनको लगभग 20 लाख टंका, कितना, 20 लाख टंका सरकारी अनुदान दिया था। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बेटा, कि सराय अदल का जो प्रमुख होता था, सराय अदल का प्रमुख, इस प्रमुख को क्या कहा जाता था, राय परवाना। क्या कहा जाता था, राय परवाना, राय परवाना। ये बात भी आप लोगों की विशेष बन जाती है, ध्यान रखना इसको। क्या कहा जाता था बेटा, राय परवाना, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। सराय अदल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सराय अदल का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थान। सराय अदल का शाब्दिक अर्थ पूछ ले, आगे खैर आगे बात करेंगे, तो एक नोट लगा के लिख देता हूं कि सराय ए अदल का शाब्दिक अर्थ, यूपीएससी में पूछा ये प्रश्न, ठीक है, न्याय का स्थान होता है। क्या होता है, न्याय का स्थान, न्याय का स्थान, ठीक है। क्लियर हो गई बात। क्या कहलाता था मुखिया, राय परवाना। क्या कहलाता था, राय परवाना। शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है ना, क्या चीज, न्याय का स्थान। सराय अदल में कपड़ों के अलावा क्या क्या चीजें मिलती थी, जड़ी बूटियां मिलती थी, घी मिलता था, तेल मिलता था, ये भी बेचा जाता था, सूखे मेवे जो आते थे बाहर से वो भी बेचे जाते थे, ठीक है ना। ध्यान रखना कि सराय अदल में क्या क्या चीज, जड़ी बूटियां, घी, तेल, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें भी क्या है, सराय अदल में बेची जाती थी। यहां कपड़ों के अलावा जड़ी बूटियां, घी, तेल, सूखे मेवे, इत्यादि भी बेचे जाते थे, इत्यादि भी बेचे जाते थे।
तो ये दूसरा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, देखो घोड़े मवेशी दासों के क्रय विक्रय का बाजार हुआ करता था, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो मवेशी होते थे, मवेशी का मतलब पशु, और दासों का यहाँ पर क्या होता था, क्रय विक्रय होता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 4 नियम बनाए गए थे। एक तो किस्म के आधार पर मूल्य होता था। व्यापारी और पूंजीपतियों का इसमें बहिष्कार किया गया था। दलालों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखा जाता था और सुल्तान के द्वारा वारंट निरीक्षण किया जाता था। सुल्तान के द्वारा क्या, वारंट निरीक्षण किया जाता था। सबसे अच्छी किस्म का जो घोड़ा है वो लगभग 40 से 80 टंका में मिलता था। कोई नहीं पूछेगा खैर आपसे। सबसे अच्छी किस्म का दास जो होता था वो वस्तुतः 20 से 30 टंका में मिलता था। दासी भी 20 से 40 टंका में मिलती थी। अच्छी किस्म की जैसे भैंस लेनी हो किसी को, तो भैंस जो है वो वस्तुतः 10 से 12 टंका में भैंस मिल जाती थी। क्या, 10 से 12 टंका में क्या मिल जाती थी, भैंस मिल जाती थी, ध्यान रखना। फिर यदि हम बात करते हैं सामान्य बाजार की, तो सामान्य बाजार सामान्य वस्तुओं से संबंधित बाजार हुआ करता, जैसे मिठाई हो गई, फल हो गया, सब्जी हो गया, टोपी हो गई, चप्पल हो गई, कंघी हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि सामान्य बाजार का मतलब क्या है कि व्यक्ति की सामान्य जरूरत पूरी करने हेतु, ठीक है। जैसे मिठाई हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, टोपी हो गया, चप्पल हो गई, कंघी हो गई, टोपी, चप्पल इत्यादि की पूर्ति हेतु। तो ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को और ध्यान रखनी, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो ध्यान देना भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अकाल के समय, किसके समय, अकाल के समय अनाज वितरण अर्थात राशन व्यवस्था लागू करने वाला भी प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में राशनिंग प्रणाली अर्थात अनाज वितरण प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इसने बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े क्या किए इसने, बड़े बड़े जो है गोदाम बनाए, कोठार बनाए अनाज भंडारण के लिए। और जब अकाल पड़ेगा तो उसके लिए देखो कितना आगे की सोचने वाला है, ठीक है ना। तो अकाल के समय जो है अनाज वितरण करने के लिए उसने जो है राशनिंग प्रणाली अपनाई, ठीक है। इस प्रकार का कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति था। और इस कार्य करने के लिए उसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसे परवाना नवीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परवाना नवीस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, देखो ध्यान देना कि एक नहीं, अकाल के समय अनाज वितरण करवाए, अनाज वितरण हेतु राशनिंग प्रणाली
प्रारंभ की। ऐसा करने वाला भारतीय इतिहास का प्रथम सुल्तान माना जाता है। और ध्यान रखना कि इस कार्य हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं इसके लिए, इस कार्य हेतु परवाना नवीस, क्या है? परवाना नवीस नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, क्लियर? अनाज भंडारण हेतु गोदाम बनवाए। अनाज भंडारण हेतु गोदाम बनवाए। ठीक है, आगे बात समझ। बर्नी ने एक फिर से कथन लिखा है अलाउद्दीन खिलजी की इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए और इन समस्त चीजों के लिए। उन्होंने एक बात कही, केवल दिमाग में रखना। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व मध्यकालीन भारत का चमत्कार था। मध्यकालीन भारत का क्या था? चमत्कार था। इससे पूर्व इस तरीके का चमत्कृत कार्य उसने कभी भी नहीं देखा था। तो ये हमने बात की आर्थिक सुधारों की। किसकी बात की? आर्थिक सुधारों की। याद रखना, अभी पिछला जो पेपर हुआ अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जहां तक मुझे शायद याद आ रहा है, तो एक यूपी आईएएस में भी जो है प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था? कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने खालसा भूमि को या खालसा भूमि से राजस्व वसूला था? तो वो व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। राज्य की ओर से मिलने वाली जो इंद्राज भूमि का मतलब पेंशन के रूप में जो भूमि दी जाती थी, इनाम और वक्फ के रूप में दी जाने वाली भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया और खालसा भूमि में परिवर्तित करने के बाद में वहां से राजस्व वसूला। ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ध्यान रखना, नोट कि अलाउद्दीन खिलजी एक के प्रथम ऐसा सुल्तान था, प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने खालसा मतलब सरकारी भूमि, खालसा भूमि से भी राजस्व वसूला। एक ने इंद्राज पेंशन, इनाम वे वक्फ, वक्फ का मतलब सरकारी अनुदानित भूमि होती है ना, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए दी जा सकती थी, विद्यालय या शिक्षा एजुकेशन के लिए जो दी जाती थी, वक्फ भूमि। ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो इनाम में वक्फ भूमि को
खालसा भूमि में, खालसा भूमि में परिवर्तित किया, परिवर्तित कर दिया। तो ये इस प्रकार के खतरनाक जो कार्य कर सकता था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ही कर सकता था। खुत मुकदम और जमींदार जो हुआ करते थे, इन खुत मुकदम और जमींदारों से उसने अधिकार छीन लिए। ये तीनों लोग अच्छे घोड़े के ऊपर नहीं बैठ सकते थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, और भूमि के लिए एक माप चलाया, नया माप चलाया उसने, बिस्वा। बिस्वा मतलब 1 बीघा का 20वां भाग। देखो ध्यान से सुनना, खुद मुकदम और जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए। अधिकार छीनने का मतलब, अब देखो सारी चीज लिखवाने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझ लो। अब मैं उसमें ये लिखा हूं, घोड़े पर नहीं बैठ सकते थे, अच्छे वस्त्र, कोई जरूरत नहीं। केवल इतना ध्यान रखना कि खुद मुकदम और जमींदार, गांव का जो मुखिया होता था वो कहलाता था खुद, उसी को मुकदम कहा जाता था, ठीक है। और जमींदार जो जमीन का जमींदार होता था, जमींदार खूब सारी जमींदारी जिसके पास में होती थी, बहुत सारी जमीन का बड़ा मालिक होता था, उनसे उसने अधिकार छीन लिए। अच्छे घोड़े पे नहीं बैठ सकते थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, ठीक है। और भूमि माप के लिए क्या ले बेटा, भूमि माप के लिए एक नया माप चलाया था, कौन सा, बिस्वा। बिस्वा का मतलब 1 बीघा का 20वां भाग। तो एके ने खुत मुकदम व चौधरी से, खुत मुकदम व चौधरी से समस्त अधिकार छीन लिए। उसने भूमि के लिए एक नया माप, मोस्ट इंपोर्टेंट, भूमि के मापन हेतु बिस्वा, 1 बीघा का 20वां भाग। नामक नया माप चलाया। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से कर लेता था, भूमि कर कौन कौन से थे। तो एक तो याद रखना, खराज, कौन सा, खराज, उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। खराज कुल उपज का 1/2 भाग, कुल उपज का 1/2 भाग। इसका मतलब किसान के पास तो कुछ नहीं बचा, आधा भाग तो वो उसी में लूट लेता था। आगे बात समझ क्लियर है। दूसरा, नंबर 1, नंबर 2, खुम्स। खुम्स क्या होता है, ध्यान रखना इसका। खुम्स का मतलब होता है, देखो प्रशासन पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, और पढ़ाऊंगा भी नहीं, है ही नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने यही पढ़ लिया, यही चीजें ध्यान रखना। खराज का मतलब क्या, उपज का 1/2 भाग किसके रूप में लिया जा रहा है, भूमि कर के रूप में। खुम्स का मतलब युद्ध की लूट में हिस्सा, क्या कहलाता था, खुम्स कहलाता था। और राज्य का 1/5वां भाग होता था, राज्य का 1/5वां भाग, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। तो खुम्स क्या बेटा है, युद्ध में लूट का हिस्सा, युद्ध में लूट का हिस्सा क्या कहलाता था, या युद्ध की लूट, युद्ध की लूट, ठीक है। राज्य 1/5 भाग रखता था,
1/5 भाग बाकी सैनिकों में विभाजित हो जाता था, बाकी सैनिकों को दे दिया जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। एक ध्यान रखना गरी कर और एक याद रखना चराई कर, यहां से विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। देखो गरी कर को कैसे याद रखेंगे, घर, गरी से क्या याद रखेंगे, घर। तो आवास के ऊपर लगाया जाने वाला, घर में हम आवास करते हैं, निवास करते हैं, तो आवास के ऊपर लगाए जाने वाला कर कौन सा था, गरी कर। वहीं चराई कर माफ करना, कौन सा, चराई कर। कई जगह चरी मिलता है तो ध्यान रखना चरी नहीं चराई है वस्तुतः, और यदि चरी आ भी जाए तो ध्यान रखना चराई करता। दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया जाने वाला कर कौन सा था, चराई कर या चरी कर। ठीक है, आगे बात समझ, ध्यान रखना कि ये दोनों मतलब कौन से, गरी कर और चरी कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था, प्रथम शासक माना जाता है। नंबर 3 गरी कर, आवास पर लिया जाने वाला कर। नंबर 4 चराई कर, या इसी के लिए शब्द मिलता चरी कर। दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला, दुधारू पशुओं पर लिया जाने वाला कर। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है ये इस चीज का। ठीक है, ये इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं मैं आपको, ये दोनों, कि यह दोनों कर लेने वाले, यह दोनों कर लेने वाला एक प्रथम शासक था, एक प्रथम शासक था। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। चलो देखो अगली चीज, अलाउद्दीन खिलजी नगद और अनाज दोनों के रूप में नगद जो है राजस्व लेता था, लेकिन ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का वास्तविक माप करवाया और ऐसा करवाने वाला प्रथम शासक था। एक कर का नाम मिलता है मसाहत, इसी आधार पर वसूला जाता था। माप के आधार पर उपज का 50% राजस्व वसूलता था। वहीं यदि हम बात करें तो मुस्लिमों से 1/4 भाग ही वसूलता था। कितना, 1/4 भाग मुसलमानों से कम वसूलता था। बाकी मुसलमानों के अन्य जो लोग थे, है ना, उससे 50%, 1/2 भाग। और राजस्व वसूलने वाले विभाग को दीवान ए मुस्तखरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दीवान ए मुस्तखरीज। मसाहत, ध्यान रखना बेटा जी, क्या कि एक प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि का वास्तविक माप करवाया। तथा लगान वसूला।
माप के आधार पर कुल उपज का 50%, याद रखना कितना, 50%, 50% राजस्व वसूल। ठीक है, मुसलमानों से 1/4 भाग, मतलब कितना हो गया, 25% मसाहत लिया जाता था। ठीक है, वहीं हम यदि बात करें तो गैर मुसलमानों से 1/2 भाग, मतलब कितना, 50%। और राजस्व वसूलने वाले विभाग को राजस्व वसूलने वाले विभाग को दीवान ए मुस्तखरीज, दीवान ए मुस्तखरीज कहा जाता था। तो ये हमने मोटी मोटी बात प्रशासन की कर ली है। ठीक है, आगे बात समझ में कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा हम लोग हमारी अगली क्लास में करेंगे। थोड़े से कुछ कथन बताऊंगा, साथ ही साथ अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है उसमें हम लोग जो है तुगलक वंश भी स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि तुगलक वंश की किस प्रकार से यहाँ पर स्थापना होती है। ठीक है, अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक उसने 8 सुल्तानों का काल देखा था। वो एक बात कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शाही मुकुट का प्रत्येक मोती किसानों की आंखों में बहावा जमा हुआ रक्त है। इस प्रकार से किसानों का खून चूस लिया था एक तरीके से किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, मसाहत लगभग 50% भाग, कितना, 50%। उसके अलावा भी हमने कई करों की बात की, आवास के ऊपर कर, दुधारू पशुओं के ऊपर कर। ठीक है ना, तो ये चीजें तानाशाही की तरफ जो है अंकित करती थी। आगे बात समझ क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों में समझ में आई होगी। कोई भी किसी भी तरह का संशय आपको अपने मन में रखना नहीं है। ठीक है, मस्ती से निश्चिंत रहिएगा। ये इतना मेरा आपसे वादा है कि जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इसलिए मस्ती से निश्चिंत होकर के पढ़े, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और अच्छी मानसिकता के साथ में पढ़े, स्वस्थ चित्त और प्रसन्न चित्त होकर के। ठीक है, आगे बात समझ। तो मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।